खुदाए अज़ीम के नाम से कि जो रब्बुल आलमीन है, बेशक वो तमाम जहानों के लिए रहीम व करीम भी। शुक्रिया मुअज़्ज़म और डबल शुक्रिया वो इसलिए कि पिछले दिनों मुझे एक प्रोग्राम में एज ए पार्टिसिपेंट जाना पड़ा और रात को उन्होंने मुझे 9 बजे कहा कि जी आपको कल लेक्चर देना है। वो लेक्चर भी जजेस को देना था और मुअज़्ज़म ने ये कहा कि आपने एज ए पार्टिसिपेंट आना है और एज ए पार्टिसिपेंट आया। उन्होंने कहा बात आपने करनी है। तो मुश्किलात नेचुरली होती हैं जब आप एक प्रोग्राम में जहाँ पर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग और साहिब शऊर लोग मौजूद हों। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो अल्फाज हैं, जो टॉपिक है, उससे ही इब्तिदा की जाए। नंबर 1, कायद्स विजन्स एंड करंट पाक US रिलेशन। इसमें हर वर्ड एक अपनी डिफिनेशन रखता है, एक अपनी एक्सप्लेनेशन रखता है और अपनी ही इंटरप्रिटेशन भी रखता है। विजन, जब कौमें अपने मुस्तकबिल के फैसले, मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल के बारे में जब आज एक बात करेंगी तो उसको हम विजन के कॉन्सेप्ट में लेंगे। कायद विजन्स से मुराद फादर ऑफ नेशन का विजन जो उन्होंने उस वक्त बात की, और आज करंट पाक US रिलेशन से मुराद आपकी फॉरेन पॉलिसी भी है और फॉरेन पॉलिसी आपके इंटरनल पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है। रिलेशन फॉरेन पॉलिसी को से बढ़कर अगर उसका एम्बेड बढ़ा दिया जाए तो ये देखा जाता है कि उस रिलेशंस में या वो फॉरेन पॉलिसी में आपके इंटरनल मामलात किस हद तक उसमें इफेक्ट करते हैं या उस पर उसके क्या असरात होते हैं। आज अगर करंट पाक US रिलेशन को देखा जाए तो मैं ये कहना जरूर समझूंगा कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मुलाकात अमेरिकन चार्ली अफेयर से की और उस मुलाकात का जो लुबे लबाब था वो ये था कि कायदे आज़म साहब ने कहा कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है और आपके और हमारे मफादात इस खिते में एक हैं। आज ये डॉक्यूमेंट US स्टेट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमने पहले बड़े दोस्ती का हाथ अमेरिका की तरफ बढ़ाया। मेरे दोस्त ने कहा कि अप्रोचेस में फ़र्क था। नेचुरली सोवियत यूनियन के लिए इकोनॉमिक सोशल राइट की ज़्यादा अहमियत थी जो कि ह्यूमन राइट्स के बेसिक 2 कॉन्सेप्ट थे, और अमेरिकन के लिए सिविल पॉलिटिकल राइट्स के लिए थे। और उस वक़्त दुनिया में जितनी भी कॉलोनीज थी, उस कॉलोनीज में जितनी भी लिबरेशन मूवमेंट्स थी, उसकी लिटरली सपोर्ट जो थी, प्रैक्टिकल सपोर्ट जो थी, वो सोवियत यूनियन ने की थी। अमेरिकन का रोल एज सच कॉलोनियल पावर की तरह एज सच नहीं था, इसलिए उनकी अप्रोच उस वक्त ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश से अलहदा थी जो कि बड़े कॉलोनियल पावर्स थे। इसके बाद हमने सीटो सेनेटो में शिरकत की और वैसे तो हम कहते रहे, फ़लस्तीन की भी बात करते रहे, वियतनाम की भी बात करते रहे। मैं उन हकीकतों में नहीं जाना चाहता या उन कारस्तानियों में नहीं पढ़ना चाहता जो हमने की माजी में। बहरहाल इस बात को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए तो हम आ जाते हैं 77 में। ओवरऑल अमेरिकन की 100 साल में आज से 10 साल के पहले का जो फिक्र है उसके मुताबिक 238 इन्वेजन या इंटरवेंशन हैं पूरे वर्ल्ड में। ये इराक और अफगानिस्तान वगैरह उसके बाद की बात है। 60,000 अमेरिकन वियतनाम में मरे। अफगानिस्तान में सो कॉल्ड जो फिगर बताया जाता है या एक्चुअल है जो भी है वो 1100 या 1200 के करीब आता है। इसी तरह सोवियत यूनियन का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सबसे ज्यादा लोग मरे वो सोवियत यूनियन के थे, जो फिगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ के दरमियान बताया जाता है, जबकि अफगानिस्तान की वार में उनके 13,025 के करीब या 13,000 लोगों के करीब उनके लोग मरे। और हमने कहा कि सोवियत यूनियन शिकस्त खा के चला गया। रिलेशंस बराबरी की बुनियाद पे दुनिया में सच नहीं हो सकते।
हो ही नहीं सकते। वो इसलिए कि वर्ल्ड इकोनॉमीज, सोशो पॉलिटिकल सेटअप्स, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस, इनको देख के आपके रिलेशंस को डिटरमिन किया जाता है। आपने U-2 यहां से उड़ाया, आपके उनके अड्डे थे, आपने एक सुपर पावर पे उस जहाज को भिजवाया। मजीद जो रोल मुख्तलिफ चीजों में आपके रहे आपके सामने हैं, हमें पता है। अफगानिस्तान में ब्रिगेड साहब बैठे हुए हैं। ड्यूरिंग अफगान वॉर जो कुछ होता रहा, आज अमेरिकन उसको खुद मान रहे हैं। जनाब, टाई बम्स, बॉबी ट्रैप्स जिसको कहते हैं, ये अफगानिस्तान में आम मुजाहिदीन जिस वक्त जहाद कर रहे थे, वो गलियों में तकसीम होते थे और हमारे अखबारों में ये आता था कि ये सोवियत यूनियन ये तकसीम कर रहा है। आज अमेरिकन से खुद मान लिया कि ये हमने बनाए थे और किसके जरिए तकसीम किए होंगे वो भी आपको पता है। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये करतूत भी हमारे ही हैं। फिर मैं उस विजन की तरफ आता हूं जो कायद की है, और रिलेशन का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बयान किया, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी और बराबरी की बुनियाद की जो मैंने बात की, उसके तनाजर में अगर देखें तो मुझे हैरानगी होती है कि नेशंस जो के बनने में हजारों साल उसके लगते हैं, देन व्हाट टू टॉक अबाउट सिविलाइजेशंस। जब दोनों ब्लॉक मौजूद थे तो हमारा आर्गुमेंट ये था, एक तो वार्म वाटर और हॉट वाटर की वो सो कॉल्ड थ्योरी दी जाती थी, और साथ ही ये कहा जाता था कि चूंकि वेस्ट या अमेरिका जो है वो भी अहले किताब हैं और हम भी अहले किताब हैं, लिहाजा हमारी बात एक ही है और हमारे फैसले भी जो एक हैं वो एक होने चाहिए। अब जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन भी हमारी और किसके साथ, अमेरिकन की सिविलाइजेशन के साथ, जो कि एज सच सन ऑफ द साइल ही नहीं, जो इंडिजिनस लोग ही नहीं। अब आए कि मौजूदा हालात में जो सूरत हाल है, हमारा क्या गोल होना चाहिए था। कायद की विजन, कायद की वो विजन जो कि इस एरिया के हवाले से था, अमेरिकन के साथ जो मीटिंग में जो बात की, आज उसमें एक तब्दीली है। वो तब्दीली कायद के उस विजन के साथ देखनी चाहिए जो वो एक पढ़े लिखे बैरिस्टर, साफ सुथरे इम्पार्शियल फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करने वाले शख्स थे, तो फिर हमें यह देखना चाहिए कि हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे करंट रिलेशन किसी के साथ क्या होने चाहिए। जब जलजला आता है तो सबसे पहले अमेरिकन दौड़े होते हैं, क्योंकि हम तो छतों के ऊपर हथौड़े मारते हैं, जो नीचे जख्मी हैं, जो जख्मी होते हैं वो भी मर जाते हैं। सैलाब आते हैं, हेलीकॉप्टर वो भेज देते हैं, निकालो जी। 8,500 लोगों को उन्होंने निकाला जहां से हम नहीं निकाल सकते थे। आज भी आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिर्फ इससे जो एक्सपोर्ट अमेरिकन को अकेले हो रही है, उससे आपके तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को फायदा या रिस्क किसी ना किसी तरीके से मिल रहा है। अफगानिस्तान, हम पहले देखें, अपने मसाइल को कौमें अपनी प्रायोरिटीज को टॉप रखती हैं, और टॉप प्रायोरिटी कौमें फैसला करती हैं। किसी एक इंस्टीट्यूशन का फैसला किसी कौम का एज ए होल ऑलवेज फैसला नहीं हो सकता, या उसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता। होता है, इनकार नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। हमारे मसाइल, जिस कैंसर में हमें मुब्तला कर दिया गया है हर हवाले से, हम एक उस कैंसर के लिए इस पाकिस्तान को गंवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम अमेरिका के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम रीजनल पावर्स को भी खफा करने के लिए तैयार हैं, हम अपने लोगों को भी मारने के लिए तैयार हैं। कमाल है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, जुल्म है। ड्रोन हमलों में मरने वाले, कल उस दिन पीछे बयान आया, किसी साहब ने कहा कि जी मेरे बेटा जिस आदमी ने मारा था वो ड्रोन हमले में मर गया। मैंने कहा पूछो उस लीडर से जो कि ड्रोन हमले की मुखालफत करता है कि वो इसको ठीक समझता है या गलत समझता है।
ٹھیک ہے؟ آپ اگر علم، خوشحالی، آبادی، ترقی، آبادی سے مراد لوگ بڑھانے نہیں، پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ جو آئیں گے وہ پازیٹو آئیں گے. آپ جہالت، تباہی، بربادی پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے وہی ریزلٹ ہوں گے جو آپ کے پاس آج موجود ہیں. افغانستان، بابا طالبان، کیا افغانستان میں آپ ایک ریشو دیتے ہیں کہ جی ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر بات آج ایک کرتے ہیں 30 سال بعد اس کو بدل لیتے ہیں. وہ جناب وہ خانہ کعبہ میں جا کے قسمیں کھاتا رہا ہے کہ جی ہم نے افغانستان میں ہم نے کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل سپورٹ یا اسلحہ ہم نے نہیں دیا. آج برگیڈیئر یوسف خود اس کی اپنی کتابوں میں ایکسپٹ کرتا ہے کہ پہلا سوسائڈ بم دھماکہ جو سنگلانگ ہائٹس پہ ہوا، میں اس میٹنگ میں موجود تھا. وہ پورے افغانوں نے کہا کہ ہم جی سوسائڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. عربوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں. تو کون ریسپانسبل ہوا؟ جیسے میں نے پہلے بابی ٹرائبس کی مثال دی، اور بابا آپ اپنے ملک کو دیکھو، آپ کبھی سعودیہ کو خفا کرتے ہو ایران کے کاز پہ، کبھی ایران کے کاز پہ امریکہ کو خفا کرتے ہو. پاکستان کا انٹرسٹ دیکھو. اور ایک عجیب سی گفتگویں اس ملک میں ہوتی ہیں جی کہ کیا چائنا ہمارے لیے امریکہ کا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا نکالیں پچھلے 30-40 سال یا 20 سال یا 5 سال کے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے ڈیزاسٹرز میں دیکھیں، اور پھر الٹرنیٹ کی کیا؟ چائنا از آور فرینڈ، اور بیسٹ فرینڈ. ہم الٹرنیٹ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. بڑے لوگوں کا جی ایران کے ساتھ اگر امریکہ کے مسائل ہوئے تو کیا ہمیں ایران کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا چاہیے؟ بابا کیا ایرانین جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں یا تمہارا میرا مفاد دیکھتے ہیں؟ میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں سپلائی لائنز بند کر دینی چاہیے، بڑی اچھی بات کی، لیکن جو ادھر سے باہر سے سپلائی یا لائن آئے گی وہ کون بند کرے گا؟ امریکہ کو تو آپ میڈیا پہ بھی گالی دو گے، وہ دوسری جو سپلائی لائن آ رہی ہے اس کا کون کرے گا؟ اس کو تو آپ ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کر سکتے، میڈیا پہ آ کے بات نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، ایک انڈیپینڈنٹ، ایک خوشحال، آزاد ملک بنانا تھا، یا تو نہیں ہوگا؟ اگر ایسا تھا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امریکنز کے ساتھ برابری کی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات ہے. کبھی بھی بیگرز کسی کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ باتیں نہیں کر سکتے. ہاں بلیک میلنگ کرنا علیحدہ بات ہے. کیا آپ کہیں گے جی ہم ان کو پالیں گے، ہم آپ کی طرف سوسائڈر بھیجیں گے؟ کہا امریکن سے کہا یہ جو آپ کا 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، 9/11 کے واقعے کے بعد امریکنز نے یہ پابندی لگائی کہ ان کے ایئرپورٹوں سے 72 گھنٹے کے اندر نہ کوئی جہاز اڑے گا نہ جہاز کوئی اترے گا. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک چارٹرڈ پلین، وہی لوگ جن پہ الزام تھا کہ یہ لوگ انوالو ہیں اس سوسائڈ بمنگ میں، اسامہ بن لادن اور دوسرے، یہ لوگ اور دوسرے عرب لوگ، اس چارٹر پلین کے ذریعے نکالا گیا. مجھے امریکن سے کہا کہ یہ تو تم ایک رائٹر کی بات کر رہے ہو جو ہاؤس آف بش اور، میں نے کہا اچھا یہ بات کر دو، یہ تمہاری کمیشن رپورٹ میں بھی یہ بات ہے. ہماری کہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر راتوں رات ہی ہم جو ہوتے ہیں، یا ہم بھی اہل کتاب ہیں جی، وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم ایک طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی جمہوریت پسند ہیں، ہم وہ جمہوریت، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر راتوں رات وہ کلیش آف سویلائزیشن ہو جاتا ہے. بس کہنے کی بات یہی ہے کہ ہم نے قائد کی ویژن اگر امپارشل انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تھی تو ہماری بھی آج کے دور میں انڈیپینڈنٹ امپارشل فارن پالیسی ہونی چاہیے، ایسی جو صرف اور صرف پاکستان کی ترقی، خوشحالی، پروگرس، آبادی کے لیے ہونی چاہیے، بربادی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جہالت کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. بس بند ہونا چاہیے یہ بات، یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے.
بڑی ہو گئی, 30 سال سے نہ مزدوری کی, نہ بچے کی فیس دی, نہ گھر کا کرایہ دیا, نہ بجلی کا بل دیا, بس ایک بندوق پکڑی ہے, اس کو مارو اس کو مار. تو میں ایٹ دا اینڈ معظم صاحب ٹائم, میں تو ایز اے پارٹیسپینٹ تھا, میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, تھینک یو ویری مچ. کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو.